हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सेकंड बाय सोनी पर। आज है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9 और हो सकता है ये लास्ट लेक्चर भी हो। इसमें जो पिछले लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चन थे यानी 75 क्वेश्चन जो मैं कराने वाला था उसके कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आइए। ये पहला क्वेश्चन, पॉइंट चार्ज प्लस 4q माइनस क्यू एंड प्लस 4q आर केप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू 2a रिस्पेक्टिवली। देन आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ओनली माइनस क्यू इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, नन ऑफ द चार्जेज इन इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेज आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेज आर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले तो हम सिस्टम बना लेते हैं। यहाँ पर आपके चार्ज रखे गए हैं, ये आपका प्लस 4q है जो कि x इक्वल टू 0 पर है, x इक्वल टू a पर आपका चार्ज रखा गया है यानी a डिस्टेंस पर माइनस क्यू, और फिर a डिस्टेंस पर यानी 2a पर रखा गया है प्लस 4q। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये सारे जो ऑप्शन है इक्विलिब्रियम से है, तो पहले हम इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जिस पर एफ नेट जो है 0 होता है, फोर्स जो है 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस 4q की वजह से जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा प्लस 4q की वजह से, ठीक ना। तो ये तो इस पर एफ नेट 0 हमारा दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब हम इससे चेक कर लेते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम उससे कहते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा भी इधर उधर डिस्प्लेस कर दूं तो ये वापस अपने जगह पर आ जाना चाहिए। कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए इसको मैं अगर इधर डिस्प्लेस कर दूं तो ये वाला फोर्स ज़्यादा लगे और ये वाला फोर्स कम लगे, ठीक ना, ये वाला फोर्स कम लगे तो वापस ये अपनी जगह पर चला आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये वापस अपनी जगह पर नहीं आ रहा है तो ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर इधर डिस्प्लेस कर दे रहा हूँ तो ये माइनस क्यू और प्लस के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी तो ये अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, और प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ से अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल ये इधर ही भाग जाएगा। ठीक ना, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इनके बीच की डिस्टेंस जब बढ़ेगी तो प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई तो ये फोर्स हो जाएगा कम, और यहाँ पर डिस्टेंस कम होगी तो ये फोर्स हो जाएगा ज़्यादा। तो ओवरऑल इधर का फोर्स ही ज़्यादा नज़र आ रहा है तो ये माइनस क्यू जो चार्ज है इधर की तरफ डिस्प्लेस करने पर इधर वापस चला आएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यानी यहाँ से देखिए ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, और नन ऑफ द चार्जेज इन इक्विलिब्रियम है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ऑल ऑफ द चार्जेज आर स्टेबल इक्विलिब्रियम, सभी चार्जेज स्टेबल में है नहीं क्योंकि यही नहीं निकला है स्टेबल में, तो यह भी आपका ऑप्शन हो गया गलत, यानी आपका ऑप्शन बच गया सी। ठीक है, सी आपका ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम पूरे ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। आइए, 4q पर मैं चेक करता हूँ कि इस पर नेट फोर्स 0 है कि नहीं है। माइनस क्यू की वजह से इस पर अट्रैक्शन फोर्स और प्लस 4q की वजह से इस पर रिपल्सन फोर्स, दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। देखते हैं नेट फोर्स लग रहा है 0 की नहीं। तो माइनस क्यू कितना फोर्स लगाएगा? माइनस क्यू की वजह से इस पर फोर्स लगेगा k प्लस 4q इंटू क्यू बाई डिस्टेंस a स्क्वायर, प्लस 4q की वजह से k 4q इंटू 4q और बीच की डिस्टेंस 2 है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल। ये दोनों फोर्स देखिए इक्वली दिख रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी दिख रहे हैं, यानी कि यह भी इक्विलिब्रियम में है और यह भी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब इसको डिस्प्लेस करके भी देख लेते हैं। अगर इसको मैं इधर डिस्प्लेस करूँगा तो प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस कम होगी, तो इधर की तरफ यानी कि इधर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, यानी कि ये इधर ही भाग के जाएगा, और रिपल्सिव फोर्स तो इधर लग ही रहा है, यानी कि ओवरऑल ये इधर ही भाग के जाएगा, यानी कि सारे के सारे चार्जेज आपके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ऑप्शन आपका सी रहा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलम्ब पर मीटर एंड माइनस लेमडा कूलम्ब पर मीटर आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस। चलिए ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक पर है प्लस लेमडा और एक पर है माइनस लेमडा की चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है 2r, इसके मिड पॉइंट पर यानी r पॉइंट पर हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस की ओर प्लस से दूर यानी ओवरऑल इधर ही दोनों की डायरेक्शन आ रही है, तो एक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 1/4 पाई नहीं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर, और दूसरे का भी इधर ही 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इंक्रीज एज r इंक्रीजेज फॉर r, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए, मैं इसको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ r लेस देन कैपिटल R। ठीक है, इंक्रीजेज एज r इंक्रीजेज फॉर r इक्वल टू r एंड r ग्रेटर देन कैपिटल R। जीरो एज r इंक्रीजेज फॉर r, यहाँ पर भी r ग्रेटर देन r होगा। ठीक है, यहाँ का
और डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर यहाँ पर लेस देन आर होगा, यहाँ पर और भी होगा, एंड फॉर आर कैपिटल आर। ये आपका ऑप्शन, ये पूरा आपका ऑप्शन है इसका, ठीक ना। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर है, इनफॉर्मली चार्ज है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर ऑफ एट डिस्टेंस आर। ये आसान सा क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन के भी हम लोग कर ले जाएंगे। ये देखिए, ये एक मेटल है, इनफॉर्मली चार्ज है, ठीक ना। तो मेटल के ऊपर ही क्या रहता है, यानी बाहरी वाली सरफेस पे क्या रहता है, पूरे के पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है। अब ये रेडियस आर है, अगर स्मॉल आर छोटा होगा किससे, कैपिटल आर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से स्मॉल आर से लेकर के आर तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, ठीक। लेकिन जब स्मॉल आर से बड़ा हो जाए, स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा किससे, कैपिटल आर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, जीरो एज आर इंक्रीजेज फॉर स्मॉल आर। देखिए यहाँ पर जीरो का ऑप्शन दे रहा है, बिल्कुल सही। अगर स्मॉल आर छोटा है मतलब कैपिटल आर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, जो कि ऑप्शन आपका मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upward director electric field E. The direction of electric field is now reversed, keeping the magnitude the same. A proton is allowed to fall from the rest in it through the same vertical distances. The time of fall of the electron in comparison of the time of the fall of the proton smaller, 5 times greater, equal 10 times greater, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी चार्ज छोड़ा जाएगा तो एक्सलेरेशन निकालना आपको पिछले लेक्चर में मैं अभी तक सिखा चुका हूँ, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, ठीक है। अगर एच हाइट से छोड़ा जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, तो यू तो जीरो हो जाएगा हमारा, और यू जीरो होते ही सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे तो एच इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर बस बचेगा। हाफ रन दीजिए, एक्सलेरेशन की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं टी का रिलेशन निकालूंगा एच के फॉर्म में, तो टी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट 2h m बाई स्मॉल ई कैपिटल ई। यहाँ पर जो स्मॉल ई है वो चार्ज ही है आपका, आप चाहें तो चार्ज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। दोनों का, मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ और प्रोटॉन की बात करूँ तो दोनों में चार्ज सेम होगा, तो ई दोनों का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है ही, हाइट सेम है ही, यानी कि यहाँ पर टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट एम के। तो टाइम t1 किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, टाइम t2 किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, अपॉन मास किसका, प्रोटॉन का, ठीक ना। अब जिसका मास कम होगा, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा है तो उसका टाइम भी क्या होगा, कम होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा है तो, और मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा है तो उसका टाइम भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक ना। तो किसका टाइम, द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन ऑफ द टाइम ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन से क्या है, ये स्मॉलर है, ठीक है, स्मॉलर टाइम लगेगा, ठीक। 5 टाइम ग्रेटर आप यहाँ पर रख के सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर यहाँ पर चार्ज रखेंगे तो 5 टाइम्स ग्रेटर तो बिल्कुल नहीं आएगा, 10 टाइम भी ग्रेटर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसका मास 10 टू द पावर माइनस 30 में होता है और इसका मास 10 टू द पावर माइनस 27 में होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉय कार विच चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ड्यू टू द फोर्स क्यू ई, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड, इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन। यानी 1 सेकेंड में 0 से 6 मीटर पर सेकेंड आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन देखिए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more सेकेंड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड, द एवरेज वेलोसिटी and the average speed of the toy car between 0 to 3 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। 0 से 3 सेकेंड के बीच में हमें उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। चलिए देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम सिमेट्रिसिटी से ही लगा देंगे। अगर 1 सेकेंड में 0 से लेकर 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पा रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड की बात है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दी जा रही है, यानी कि फिर 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी दोबारा से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन 2 सेकेंड तक ये चल रहा है, 2 more सेकेंड, यानी कि अगले सेकेंड वापस से यहाँ पर आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, -6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन करेगा वो, ठीक है। अब बताइए इस 1 सेकेंड के बीच कितना डिस्टेंस चला, तो एस इक्वल टू, यू तो हमारा 0 था क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ ए की वैल्यू 6 और टाइम 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 मीटर, यानी कि ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा और ये भी 3 मीटर होगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड अगर मैं निकालूं,
एवरेज स्पीड निकालूँ तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितना 3 + 3 + 3 और टोटल सेकेंड कितना लग रहा है 3, यानी 9/3 यानी 3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। इसी तरह से अगर एवरेज वेलोसिटी मैं निकालूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया और अभी तक 3 मीटर की डिस्टेंस पर, यहाँ से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो डिस्प्लेसमेंट 3, टाइम भी 3 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये रहा आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, ठीक है, कंडक्टिंग है यानी कि सारे चार्जेज आपके बाहर होंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ से 3r/2 यानी कि r ये रहा और यहाँ से इसका 1.5 गुना 3r/2 ये रहा। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बोल रहा है कि E है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो r/2 पर कितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, r/2 यानी अंदर हो जाएगा। तो r/2 जब अंदर होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि मेटालिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सेम एज प्रीवियस बट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सेम एज प्रीवियस यानी यहाँ पर इस बार नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, अंदर पूरे वॉल्यूम में चार्ज बिखरा होता है, सिर्फ ऊपर नहीं होता है। ठीक ना, तो बाहर के लिए तो सेम फार्मूला होगा KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन KQ/R², बाहर कितने डिस्टेंस पर है, बाहर है 3r/2 पर। तो यहाँ पर देखिए 3r/2 मैं रखूँगा, ठीक, KQ और ये स्मॉल r होता है, ठीक ना, तो 3r/2 का होल स्क्वायर, तो KQ/R² और यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 नीचे चला आएगा। E = रहने देते हैं इसको। अब r/2 पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो E डैश KQ/R/2 पे निकालनी है, तो यहाँ पर r/2 रखेंगे क्योंकि फार्मूला होता है KQR/R का क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा E का, अंदर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। ठीक है, अपॉन r का क्यूब, एक r से एक r कैंसिल, तो r² बचेगा बस। तो KQ/R² और यहाँ से 1/2 को रहने दीजिए E डैश। अब यहाँ से KQ/R² की वैल्यू निकालिए, 9E/4, 9E/4 और इंटू 1/2, ये E डैश की वैल्यू आई। तो E डैश = 9/8 E हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल is 4 × 10⁻8 मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट पर मीटर। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, ठीक ना, लेकिन आइए इसको हम लगा ही लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, यानी कि ये दिया है E × V0 की वैल्यू, जो कि है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो V0 की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। ठीक है, अगर V0 की वैल्यू आ गई तो E का फार्मूला होता है V0 अपॉन डिस्टेंस D। V0 की वैल्यू 2 वोल्ट और डिस्टेंस कितना है 4 × 10⁻8, 2 2 जा 4, तो ये रहा 1/2 × 10⁸, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक ना, हम लोग जल्दी अगला लेक्चर जो आएगा वो आपका अगले चैप्टर का ही आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज Q कूलम विद इन इट if phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the curved surface B, the flux linked with the plane surface A in units voltmeter will be। ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर है, यहाँ पर देखिए एक हॉलो सिलेंडर है, ये रहा हॉलो सिलेंडर, और बोल रहा है कि इसके कर्व सरफेस से, ये कर्व सरफेस होता है, इससे जो फ्लक्स है वो फाई है। ठीक है ना, इन दोनों का एरिया इक्वल होने की वजह से अगर मैं इसका फ्लक्स फाई डैश कहूँ तो इसका भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई डैश। तो टोटल फ्लक्स जो आएगा फाई डैश प्लस फाई डैश, वो किसके इक्वल होगा, Q/ε0 के इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल हैं तो 2 फाई डैश हो गया, और ये फाई बोल ही रहा है Q/ε0। ठीक है, हमें फाई डैश की वैल्यू चाहिए, तो 2 फाई डैश को छोड़िए, Q/ε0 और ये माइनस हो जाएगा फाई, तो फाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ Q/ε0 माइनस फाई। ठीक है ना, ये आपका हो गया फ्लक्स। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिलेटेड टू फ्री स्पेस ER इज ऑलवेज। परमिटिविटी, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है वो हमेशा क्या होगी, अच्छा ER यानी रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ER नहीं ε0 r है। ठीक है ना, ER नहीं क्या है, ε0 है, ई रिलेटिव। तो देखिए εr = होता है εm/ε0। ठीक ना, तो εm = क्या होता है,
के इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये रहा आपका एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, यानी एप्सिलॉन आर इक्वल टू आ गया के, और के की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। 0 से क्या होती है? बड़ी होती है। यानी के की जो वैल्यू, मैं रेंज भी बता दे रहा हूँ, के की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू किसके होती है? इन्फिनिटी, और ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 1, यानी 1 से बड़ी ही होती है। ठीक है ना? तो लेस देन 1 नहीं हो सकता, इक्वल टू 1 हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये आपका ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास m एंड चार्ज q इज हंग इन डाउनवर्ड वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइम पीरियड इज। ठीक है, टाइम पीरियड हमें पूछा है, तो टाइम पीरियड का पहले तो हम फार्मूला बता दें। अगर कोई बॉब अगर लटका हुआ है तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? 2πL/g। यहाँ पर g जो होता है वो g इफेक्टिव होगा, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इफेक्टिव वाला होना चाहिए। ठीक है, तो 2π रहने दीजिए, लेंथ l होगी ही, लेंथ l को भी रहने दीजिए। यहाँ पर g इफेक्टिव जो है, एक तो g रहेगा ही, अगर कोई एक्सेलरेशन लग रहा है तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नीचे की तरफ जी लग रहा है, और डाउनवर्ड वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई नीचे ही है, ये जी भी नीचे और ई भी नीचे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होने की वजह से एक्सेलरेशन भी नीचे आएगा, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन कितना होता है? क्यू ई आपका फोर्स रहा, और बाई एम। तो यहाँ पर देखिए 2πL/g को रन दीजिए, और जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? QE/m आ रहा है। ये आपका इफेक्टिव टाइम पीरियड हो जाएगा, किसकी वजह से? इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है ना? कहीं पर भी जहाँ पर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है वहाँ पर जी इफेक्टिव ही हम लोग रखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इंटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी, रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन इज। सेम वेलोसिटी सेंटर की हैं, इनका रेशियो बताना है किसके? एक्सेलरेशन का। तो अगर मैं ए ऑफ प्रोटॉन कहूँ और ए ऑफ अल्फा कहूँ, तो FE/m ऑफ प्रोटॉन, FE/ मास ऑफ अल्फा। FE तो दोनों का सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सेम थी। तो बचा क्या? m ऑफ अल्फ़ा ऊपर और m ऑफ प्रोटॉन नीचे हो जाएगा। आपको बता दें, जो अल्फ़ा का मास होता है वो 4 टाइम होता है किसके? प्रोटॉन के मास के। तो m से m कैंसिल, क्या हो जाएगा? 4:1 किसका? एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटर आर लीव अ कंडक्टिंग सरफेस एट एन एंगल ऑफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं कंडक्टिंग सरफेस को कैसे लीव करती हैं आपको दिखा दें। ठीक ना? देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो इससे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर सरफेस के बाहर की तरफ होती है, रेडियली निकलती हैं ये। ठीक है ना? यानी कि कितने डिग्री पर ये लीव कर रही हैं? 90 डिग्री पर लीव कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कांस्टेंट के इन कूलम्ब्स लॉ डिपेंड्स ऑन। जो कांस्टेंट के है कूलम्ब्स लॉ में वो किस पे डिपेंड करता है? ये के वो वाला नहीं है, परमिट ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये के ये वाला है, 1/4πε0 वाला है। ठीक है ना? ये बात याद रखिएगा। देखिए स्मॉल के मैं दिखाया हूँ। नेचर ऑफ मीडियम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज, बोथ एंड बी। देखिए यूनिट पे डिपेंड करता नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज कोई चीज़ होती है नहीं। बच गया नेचर ऑफ मीडियम। ठीक ना? यानी कि मीडियम चेंज होगा तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज होगी, और उसके वजह से इस के की वैल्यू चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज। कौन इसमें से दोनों के सिमिलरिटी नहीं है? बोथ फोर्सेज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये तो सही बात है। बोथ फोर्सेज ऑपरेट ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, ये भी ठीक है। बोथ फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ये भी ठीक है। बोथ फोर्सेज आर अट्रैक्टिव इन नेचर ऑलवेज, केवल अट्रैक्टिव नहीं होता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ 3 माइक्रोकुलाम एंड +4 माइक्रोकुलाम रिपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन से ये दोनों रिपल कर रहे हैं। ये रहा 3 और ये रहा 4 माइक्रोकुलाम, 10 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है। इफ़ ईच इज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकुलाम। आइए ऐड करिए, तो +3 में -6 ऐड करेंगे तो -3 माइक्रोकुलाम हो जाएगा, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड देखिए, ये 3 का 3 रहेगा मैग्नीट्यूड, ये 4 का आधा हो गया, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी कि 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक ना? आसानी से देखिए, मैं कंपेरिजन से निकाल रहा हूँ। F इक्वल टू होता है Q1 Q2 के Q1 Q2/r²। डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो दोनों चार्जेस थे उसमें से एक का मैग्नीट्यूड 3 है, एक का 4 है, और यहाँ पर भी एक का 3 है और एक का 2 है, यानी एक का मैग्नीट्यूड आधा हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। वैसे भी आप पूरा रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इलेक्ट्रिकल एज वेल एज ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स कैन बी थॉट टू बी कॉज्ड बाई फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एन इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, यहाँ का ऑप्शन ही मिसिंग है, यहाँ का ऑप्शन मिसिंग है तो ये क्वेश्चन लग नहीं सकता, छोड़ दीजिए, हटाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, पहला नंबर, ऑलवेज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट पॉइंट सी, डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट। हाँ, डिसकंटिन्यूअस अगर कोई पॉइंट चार्ज वहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी, वहाँ से निकलती हुई फिर से दिखेगी। बोथ बी एंड सी कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट पॉइंट। हाँ, बी वाला भी सही है और आपका ए सी वाला भी सही है, यानी कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ kg एंड चार्ज 5 माइक्रोकूलम इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है u²/2a, जो कि थर्ड इक्वेशन से आया है, v² = u² + 2as से। ठीक है ना, रिटार्डेशन होगा तभी तो रुकेगा, और v फाइनल 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 2as = u² हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस से रखते हैं, तो s = क्या हो जाता है, u²/2a। ये आप 11th में पढ़े होंगे, ठीक है ना, मोशन वाले चैप्टर में। ठीक है, फिर भी हमने आपको करके दिखा दिया। आइए अब क्या बोल रहा है कि इनिशियल स्पीड है 20 का स्क्वायर, तो 20 × 20 लिख लेते हैं। 2 × a एक्सेलरेशन हमें चाहिए, तो एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेलरेशन = क्या होता है, q × e/m। q कितना है, 5 माइक्रोकूलम 10⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 × 10⁵, और मास कितना है, 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5 × 10 और 10⁵ तो 6 हो जाएगा, और ये -6 कैंसिल आउट, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर रख दीजिए 10⁻+3। ठीक है, तो ये 2 × 10 = 20, ऊपर बच रहा है 200, और ये 10⁻³ यानी कि -0.2 मीटर चल के ये रुक जाएगा। ये आपका रहा आंसर। ठीक है ना, यहाँ से 10⁻³ को लेकर सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An oil drop of 10 excess electron is held stationary under a constant electric field of 3.65 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है 3.65 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस पूछा है। सुनिए, अगर कोई ड्रॉप है वहीं पर रुका हुआ है तो नीचे लगता है फोर्स mg, यानी उसका वेट, और ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोक रही है। ठीक है, तो Q × E जो है इक्वल होगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, लेकिन मास तो यहाँ पर डायरेक्ट दिया नहीं है। तो देखिए डेंसिटी = क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। तो मास = क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो डी रहने दीजिए, यहाँ पर रेडियस पूछा है तो वो स्फेरिकल ड्रॉप होने की वजह से वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³, और जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। यहाँ पर चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका दिया ये 3.65 × 10⁴। ठीक है, डेंसिटी भी आपका दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, तो डेंसिटी आप रखेंगे। ये मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 10 × 1.6 × 10⁻⁹, 3.65 × 10⁴। डेंसिटी किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1.26 × 10⁻+3 kg/m³ हो जाएगा, और 4/3 को रहने दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 रखिए। आर का क्यूब आपको कैलकुलेट करना है, और ये रहा 10। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका रेडियस आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। इससे टेढ़े टेढ़े कैलकुलेशन आपको करके दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। द टर्म Q on the right side of the Gauss's law include the sum of the all charges included by the surface. Gauss law is not much useful in calculating electrostatic field when the system has some symmetry. ठीक है, हमें क्या बताना है, नॉट ट्रू बताना है, यानी कि ये तो हमारा पहला सही था, ये भी सही था, सॉरी बी वाला भी सही था। सी वाले की बात करें तो गॉस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। सिमेट्री होगा तो यूजफुल होगा, ये बोल रहा है कि नहीं यूजफुल है, तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन है, क्योंकि गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस कंटेनिंग इन द कूलम्ब्स लॉ। ये भी आपका सही है, ठीक है ना, आपका सिर्फ यही है, आपका ऑप्शन सी जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
A rod of length 2.4 meter and radius 4.6 millimeter carries a negative charge of 4.2 into 10 to the power minus 7 coulomb. Spread uniformly over its surface. The electric field near to the midpoint of the rod at a point on its surface is. ठीक है, ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आइए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k लेमडा बाई आर। जब भी चार्ज डेंसिटी होती है तो फार्मूला होता है 2k लेमडा बाई आर। अब चार्ज डेंसिटी का है, देखिए यहाँ पर चार्ज ये दिया है और उसकी लेंथ ये दिया है, तो यहाँ से हमें चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी, यानी कि आपका फार्मूला ये लगेगा। ठीक है, तो 2 को रहने दीजिए, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो चार्ज अपॉन लेंथ, तो 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और लेंथ है आपका 2.4 मीटर। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा r, तो r जो है इसकी रेडियस है 4.6 mm, तो 4.6 mm का मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ठीक ना, mm को हम लोग मीटर में चेंज कर दिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रेडियस को आर की जगह क्यों यूज़ कर रही है, आर तो डिस्टेंस होती है। देखिए ध्यान से, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, अगर ये रॉड है तो इसके नियर यानी जस्ट यहाँ पर पास में ही निकालना है हमको। ठीक ना, तो जस्ट पास में यानी कि यहाँ से जो रेडियस होगी उसके जस्ट बाहर, जस्ट आउटसाइड, इसलिए ये वैल्यू हमने रखी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से इसको कट करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। ये एक प्लस का डिसमिल हटा दीजिए। ठीक ना, 4 3 जा 12 और ये 4 10 जा 40 और 4 5 जा 20, यानी 10.5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बच रहा है और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। 3 से इसको कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि आपका बच रहा है 10.5 और नीचे है 1.5। पावर को अब देख लेते हैं, ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 जो कि हो जाएगा 12 और ये -7 जो कि आएगा 5। ठीक ना, इससे इसको कट करेंगे तो 7 बार में कट होगा, तो ये 7 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, नेगेटिव चार्ज है। ठीक ना, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किधर आएगी, रॉड की ओर आएगी। अगर ये रॉड है तो रॉड की ओर आएगी। ठीक ना, 7 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Jd सराउंडेड बाई a negative charge up to a radius r. The atom as whole is neutral. The electric field at a distance small r from the nucleus is. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल ठीक है। ठीक, इसको हम देखते हैं। आइए, हमें निकालना है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द न्यूक्लियस इज। ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये क्वेश्चन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से लगाना चाहूँ तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एक सिंपल कॉन्सेप्ट से लगाने वाले हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो हम पहले निकालते हैं टोटल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मैं निकालने जा रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कैसे निकलेंगे, टोटल चार्ज माइनस ZE जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के इतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। ये आपका हो गया टोटल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। अब देखिए फाई इक्वल टू क्या होता है, E इंटू ए। अगर मैं E की बात करूं तो हमें फाइंड करना है, और एरिया हो जाएगी 4πr², और आपको पता है कि यही फ्लक्स जो है Q/ε0 के बराबर भी होता है। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर जो Q है वो Q नहीं Q डैश होगा, क्योंकि हमें स्मॉल r तक का ही, अगर ये एटम है पूरा, ये एटम है पूरा, ठीक ना, तो हमें स्मॉल r तक का यानी कि इतने दूर का ही हमें लेना है। क्या लेना है, फ्लक्स, यानी इतने दूर का ही चार्ज लेकर के हमको फ्लक्स कंसिडर करना है। तो Q डैश हमें निकालना है, तो Q डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो Q डैश इक्वल टू, एक तो न्यूक्लियस पे जितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, ZE के बराबर। ठीक है, और इतने रेडियस में कितना जो चार्ज होगा वो होगा 4/3 पाई r का क्यूब इंटू रो। रो क्या है, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को हमने रो कहा था। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो कैपिटल R रख करके होगा, स्मॉल r जब यहाँ तक का स्मॉल r है तो कैपिटल R ये रख करके होगा। ठीक है ना, टोटल चार्ज डेंसिटी हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आइए, तो ZE को रहने दीजिए, 4/3 पाई r क्यूब को भी रहने दीजिए। रो की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, रो की जगह मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, -ZE अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ से क्या बच गया, ZE माइनस ZE R का क्यूब और नीचे कैपिटल R का
क्यूब बच गया। ठीक है, ये आपका क्यू डैश रहा। ध्यान से सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे में फैला हुआ है, लेकिन हमें स्मॉल आर तक का चार्ज ही चाहिए। तो स्मॉल आर तक का चार्ज लेने के लिए हमने क्या किया, देख तो न्यूक्लियस में जो चार्ज था जेड ई यानी प्रोटॉन का चार्ज, और स्मॉल आर रेडियस तक जितना भी रहेगा तो वो हम चार्ज लेंगे। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी से। तो वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब और चार्ज डेंसिटी यहाँ से हमने रख दिया, तो ये वैल्यू आई। ये टोटल चार्ज आया स्मॉल आर रेडियस के अंदर तक का। अब जब चार्ज आ गया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से कोई नहीं रोक सकता। क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू डैश की वैल्यू यहाँ से आप रख दीजिएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर आप रहने दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। आइए सॉल्व भी कर देता हूँ मैं, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ, जगह नहीं है। आइए, तो ई इक्वल टू क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, क्यू डैश की वैल्यू है जेड ई माइनस जेड ई अपॉन यहाँ पर स्मॉल आर का क्यूब है और यहाँ पर कैपिटल आर का क्यूब है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में, ये आपका क्यू रहा, और अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में आर का स्क्वायर रहा। इस आर के स्क्वायर को अंदर भेजिए तो जेड ई अपॉन आर का स्क्वायर, और यहाँ से आर का क्यूब और यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा। ठीक ना, तो जब आर स्क्वायर आएगा तो आर के क्यूब में से 2 तो खत्म हो जाएगा, एक ही बचेगा, यानी माइनस जेड ई आर अपॉन आर का कैपिटल क्यूब, और ये रहा है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक ना, कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो भी आप देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन दिया गया है। ठीक ना, यही आपका आंसर होगा, आप ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर ठीक से रहेगा तो ठीक ना, मिला लीजिएगा ठीक से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A point charge plus q is placed at a distance small d from an isolated conducting plate. The field at a point P on the other side of the plane is। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज क्यू है जो प्लेस किया गया है डिस्टेंस डी पर आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट के। द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज। यहाँ के भी ऑप्शन आपके मिसिंग है। ठीक ना, यहाँ के भी ऑप्शन आपके मिसिंग है, हटा दीजिए इसको। इन क्वेश्चंस को मैं अगले चैप्टर में करा दूंगा, जिनके भी ऑप्शन आपके मिसिंग है। ठीक है, उनको मैं अगले चैप्टर में लेकर चलाऊँगा। ठीक, हटाइए इसको। A hemisphere is uniformly charged positively. The electric field at a point on a diameter away from the center directed। अच्छा, एक हेमिस्फीयर हम ले लेते हैं। ठीक है, एक हेमिस्फीयर कुछ ये रहा, ये हेमिस्फीयर रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायरेक्टेड। अच्छा, यहाँ पर अवे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, पैरेलल टू द डायमीटर, एट एंगल टिल्टेड टुवर्ड्स डायमीटर, एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर। तो इस हेमिस्फीयर पे चार्ज पॉजिटिवली है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्जेज हैं। ठीक, तो ये देखिए, इधर का अगर चार्ज है, यहाँ का चार्ज है, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इधर का चार्ज इधर की तरफ देगा, ऊपर का चार्ज नीचे की तरफ देगा। तो इनके कंपोनेंट, इधर वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बच गए कौन से कंपोनेंट, नीचे वाले कंपोनेंट ही बच गए। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगी, और यहाँ कुछ इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ चार्ज ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड v नॉट। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ इट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक रिमेंस कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट बोलने का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन 0 हो जाए। और एक्सेलरेशन 0 तब होगा जब फोर्स 0 होगा, और फोर्स 0 जब तब होगा जब इधर लगने वाला जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, और इधर लगने वाला जो कि फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों बराबर हो जाए। तो जब दोनों बराबर होगा तो नेट फोर्स 0 होगा, और नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना लग रहा है, म्यू एम जी। तो म्यू की वैल्यू पूछा है तो क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम इंटू जी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चार्ज ब्लॉक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सभी है। ठीक, हमें वी नॉट से कोई मतलब लेना देना है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 5 × 10⁻11 मीटर। रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर मैं निकालूँ तो कितना होगा, के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो ई इंटू ई बाई आर का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकाल लेता हूँ, कैपिटल जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बाई आर का स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, के की वैल्यू 9 × 10⁻9, इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर लिख लेते हैं, दोनों सेम है। तो जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻⁴
31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg। ठीक है, अब ये रही बस कैलकुलेशन, आप इसको कैलकुलेट आगे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर डेंसिटी लेमडा। ठीक है, अ इलेक्ट्रॉन माइनस ई, अच्छा एक इस पर पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है लेमडा, और इससे कुछ डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पे बोल रहा है, डिस्टेंस का जिक्र नहीं दिया है, फिर भी हम आर ले लेते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ई और मास एम, चार्ज ई और मास एम का माइनस चार्ज है ना, माइनस ई है, अच्छा घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन की। तो पहली बात समझिए कि इसके बीच जो लगेगा फोर्स वो इक्वल होगा किसके, mv² बाई आर के, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब इस पर फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई, चार्ज तो माइनस ई है तो ई लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा बाई 2ε0 इंटू स्मॉल आर, और यहाँ पर कितना है mv² बाई स्मॉल आर से स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, v की वैल्यू हमें चाहिए, तो v² इक्वल टू क्या मिलेगा, ई लेमडा बाई 2ε0 बचेगा, और यहाँ से m आ जाएगा आपका नीचे, यानी v की वैल्यू इसके रूट में हो जाएगी, यानी v अगर हम चाहिए तो यहाँ पर रूट लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 0.3 मीटर, कैलकुलेटिंग द फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट 0.4 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑल्सो एट द सेंटर। अच्छा, सेंटर पे भी निकालना है, तो देखो सेंटर पे निकालने के लिए तो ई तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर पे 0 हो जाएगा, लेकिन इस रिंग से 0.4 मीटर दूर हमें यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, KQ(x)/x² प्लस r² के पावर 3/2। ठीक ना, x क्या है, कितनी डिस्टेंस पर है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये x की वैल्यू है, r जो है आपका रेडियस है जो कि 0.3 मीटर है। ठीक है, रख देते हैं वैल्यू इसको, k की वैल्यू आपकी 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज आपका है 4 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, चार्ज मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, x की जो वैल्यू है वो 0.4 है, ऊपर रख देते हैं, x² का मतलब 0.4 का स्क्वायर, r का स्क्वायर मतलब 0.3 का स्क्वायर, और ये होल जो पावर है, यहाँ पर होल जो पावर है वो 3/2 है। ठीक है, ये +9 ये -9 कैंसिल, 9 4 जा 36, और ये 0.4 को रहने देते हैं। ठीक है, ये 0.4 का होल स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 0.5। ठीक है, 0.5 आएगा, और उसके भी पावर आपको कितनी दिखाई दे रही है, 3/2। ठीक है, तो 0.4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 जा 24, 2 बचा, 4 3 जा 12, 2 14, और एक प्लस पे डेसिमल लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 0.5 के पावर 3/2 है, यानी कि 0.5 के होल पावर 1, और एक रूट लगा देते हैं 0.5 का। ठीक है ना, तो ये 0.5 यानी एक प्लस का डेसिमल, एक प्लस का डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा, 5 से डिवाइड भी कर लीजिए इसको, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, और 5 8 जा 40, और यहाँ पर √0.5 बचा। ठीक है, √0.5 को सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, और यहाँ पर वैल्यू पुट करके डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि ये जेई के क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है। ठीक ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग चार्ज q इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट k, दिस अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E on smooth horizontal surface as shown in the figure. Initially spring is unstretched, find the extension of spring is equilibrium position and maximum extension of spring। तो देखिए एट इक्विलिब्रियम पे जो होता है, इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो क्यू ई यानी जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना ही आपका स्प्रिंग फोर्स लगता है के एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई के हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंशन ये तो आराम से अगर मान लीजिए कोई चीज़ लटका देता हूँ यहाँ से, स्प्रिंग से मास को अगर मैं लटका रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर एक्सटेंशन x आता है आराम से छोड़ने पर, ठीक ना, तो अचानक से छोड़ने पर जो एक्सटेंशन आएगा वो 2x होगा। ठीक, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन जो होता है, अगर मैं इसको x नॉट कर रहा हूँ, इसको भी x नॉट कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन जो होता है वो हो जाएगा 2x नॉट, यानी 2QE/m। ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा 11th में, सिखाया गया होगा 11th के किस चैप्टर में, NLM में। ठीक ना, NLM में ये कॉन्सेप्ट सिखाया होगा कि अचानक से छोड़ने पर जो एक्सटेंशन होता है वो आराम से छोड़ने वाले एक्सटेंशन का डबल हो जाता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m एंड चार्ज q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, दो मास m और चार्ज q वाले, इसी तरह यहाँ पर भी मास m और चार्ज q वाले 16 सेंटीमीटर पर रखे गए हैं और ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो q बाई m का रेशियो हमें पता करना है। देखो क्या है कि इनके बीच हो रहेगा रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इधर भागेगा, तो इनके मास की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा और दोनों कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, मतलब जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उतना ही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि जी एम एम बाई आर का स्क्वायर ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, के क्यू बाई आर का स्क्वायर ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका हो गया कैंसिल, जी बाई के को रहने दीजिए, इधर बचा क्यू का स्क्वायर और ये एम का स्क्वायर इधर अपॉन में आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, रूट जी बाई के और ये आपका रहा क्यू बाई एम की वैल्यू, चार्ज अपॉन मास का रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, आल्सो फाइंड द फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट। देखिए ये लार्ज डाइपोल का क्वेश्चन है, क्योंकि इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें निकालना है। तो आप यहाँ पर लार्ज डाइपोल का फार्मूला लगा लीजिएगा दोनों के लिए, इक्वेटोरियल के लिए भी और एक्सियल के लिए भी। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, देखिए ई पैरेलल यानी कि एक्सियल के लिए फार्मूला होता है 2kp आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल पावर 2 रहेगा, और ई परपेंडिकुलर यानी इक्वेटोरियल प्लेन के लिए हो जाएगा kp बाई आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और होल पावर हो जाएगा 3/2। ये लार्ज डाइपोल के लिए, ठीक है। आर की वैल्यू दिया है कितना 5 सेंटीमीटर और ए की वैल्यू कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में भी चेंज कर लीजिएगा, यानी 5 × 10⁻² और यहाँ पर 1 × 10⁻² और रख दीजिएगा आप इन फार्मूलों में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P = 5 × 10⁻18 कूलम मीटर लाइंग along यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E = 4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द वर्क डन इज रोटेटिंग द डाइपोल बाई 60 डिग्री। तो वर्क डन का फार्मूला आप जानते होंगे, PE ब्रैकेट में cos θ1 - cos θ2, ये वर्क डन का फार्मूला होता है। P आपका डायरेक्ट दिया है 5 × 10⁻18, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁻4, θ1 इनिशियल कितना है, ये 60 डिग्री तक रोटेट कर रहे हैं, इनिशियल 0 होगा यानी cos 0 डिग्री, -60 डिग्री तक तो ये cos 60 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 5 × 4 = 20 और ये 10⁻⁻4 है और ये 10⁻18 है, सॉरी ये 10⁻4 है, ठीक है। तो -18 + 4 कितना हो जाएगा -14, और यहाँ पर देखिए cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक। तो 1/2 1 - 1/2 कितना आएगा 1/2, जो कि कट होकर के 10 × 10⁻14 बचेगा, यानी 10⁻13 जूल, ये आपका रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 concentric metallic spherical shell of radius r, 2r and 3r are given charges q1, q2, q3 respectively. It is found that surface charge density on the outer surface of shells are equal, then the ratio of the charges given to the shells q1, q2, q3 is। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि इसको आप पहले ट्राई कर लें, इसको आप ट्राई कर लें, मैं इसको अगले लेक्चर में मैं इसको लेकर आऊँगा, तब तक आप इसको ट्राई कर लें, ठीक है ना। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसको ट्राई करें, ठीक है ना। इसको आप ट्राई करें, फिर मैं इस क्वेश्चन को अगले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूँगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 चार्जेज ऑफ चार्ज -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑफ द पॉइंट A = 1,0,4 एंड B दिया है 2, -1,5 लोकेटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया है 0.20 I कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हील, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है। तो वेक्टर P कैसे निकालेंगे, वेक्टर P निकालने के लिए हमारे पास देखिए वेक्टर P इक्वल टू होता है 2Q × L, ठीक है, या Q × बीच की डिस्टेंस आप लिख सकते हैं। चार्ज आपका कोई एक ले लीजिए 4 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस जो निकालेंगे बाद वाली पोजीशन माइनस पहले वाली, ठीक है। तो कैसे निकलेगी ये 2 - 1 यानी कि I कैप 1 I कैप, -1 - 0 यानी कि -J कैप, और यहाँ पर 5 - 4 यानी कि +K कैप, ठीक है। ये आपका आ गया P की वैल्यू, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 4 × 10⁻⁻6 और वेक्टर क्या है I कैप -J कैप +K कैप,
ठीक है। क्रॉस वेक्टर ई की वैल्यू कितनी है 0.20 आई कैप में है और वो भी सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है ना। कूलाम पर सेंटीमीटर है तो ये नीचे आएगा 10⁻², ठीक है। अब आई कैप का आई कैप में करेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, हट जाएगा। जे कैप का आई कैप में करेंगे तो जे और आई का क्रॉस जो लेंगे वो -k देगा, यानी कि आएगा आपका आंसर क्या आएगा, ये पहले नंबर्स को हम बाहर ले लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 10⁻³ आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 10⁻³ आएगा। मल्टीप्लाई करिए नंबर्स का तो 2 4 जा 8 और -3 यहाँ से और -6 यहाँ से -9। आई कैप का आई कैप में 0 हो जाएगा। आई कैप देखिए जे कैप का आई कैप में करना, लेकिन -j कैप का आई कैप में, यानी कि ये आई क्रॉस जे के बराबर ही होगा, जो कि आएगा k कैप, ठीक है। और k कैप का आई कैप में करेंगे तो ये सीक्वेंस में है तो ये आएगा आपका जे कैप, ठीक है। ये आपका आ गया टाउ, वेक्टर टाउ। आप चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका असर्शन और रीजन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। इफ़ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू देन एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ए ऑप्शन कहेंगे। बी ऑप्शन कब कहेंगे, जब असर्शन और रीजन करेक्ट हैं लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो सी, बोथ दोनों फॉल्स हैं तो आप ऑप्शन डी कहेंगे, ठीक है। आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। When bodies are charged through friction, there is a transfer of electric charge from one body to another, but no creation or destruction of charge। बिल्कुल ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड स्टेटमेंट है कि अगर दो बॉडी चार्ज हैं तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, बिल्कुल, लेकिन कोई भी चार्ज का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। दिस फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बिल्कुल दोनों करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। When we rub a glass rod with silk, the rod gets positively charged and the silk gets negatively charged. On rubbing, electrons from silk move on the rod glass। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सिल्क से रॉड पे जा रहे हैं। अगर रॉड पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो कि यहाँ पर रॉड जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज है और सिल्क जो है नेगेटिवली चार्ज है। असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपका ये रीजन जो है फॉल्स है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह भी करेक्ट है, यानी कि दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और करेक्ट भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ बॉडी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज इट मास डिक्रीज, अगर कोई नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है तो उसका मास डिक्रीज करेगा, नहीं, डिक्रीज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन लेगा तो मास जो है उसका इंक्रीज करेगा, यानी कि ये तो आपका फॉल्स रहा। अ बॉडी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज व्हेन इट लूजेज इलेक्ट्रॉन, नहीं, गेन इलेक्ट्रॉन होगा तब, यानी कि ये भी रॉन्ग है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी दोनों ही आपके इनकरेक्ट है। व्हेन चार्जेज आर शेयर्ड बिटवीन एनी टू बॉडीज टू नो चार्जेज इज रियली लॉस्ट बट सम लॉस ऑफ एनर्जी डज अकर, बिल्कुल सही बात है। कोई भी चार्ज लॉस नहीं किया जाता है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है, लेकिन एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है इलेक्ट्रॉन देने में भी और इलेक्ट्रॉन लेने में भी। सम ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, स्पार्किंग etc, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कूलम्ब्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो द सेम इनवर्स स्क्वायर लॉ, सही बात है। बोथ लॉज आर सेम इन ऑल एक्सपेक्ट, नहीं, ऑल एक्सपेक्ट में सेम नहीं है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ आपका रिपल्सिव भी होता है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नहीं, रिपल्सिव नहीं होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ देयर एग्जिस्ट कूलम्ब्स अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज, अगर दोनों के बीच में कूलम्ब अट्रैक्शन है तो दोनों चार्ज नहीं होंगे। बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज, जरूरी नहीं है कि वो चार्ज हैं। इन कूलम्ब्स अट्रैक्शन टू बॉडीज आर अपोजिटली चार्ज, कूलम्ब्स अट्रैक्शन में बॉडी अपोजिटली चार्ज भी हो सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान से समझिएगा इसको। जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडी पर चार्ज हो और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगे। क्यों? अगर एक बॉडी पर अगर चार्ज है, सपोज करिए क्यू, एक न्यूट्रल है, तो ये इंडक्शन की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा और अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो दोनों पर चार्ज होना जरूरी नहीं है, ये तो ऑप्शन आपका सही समझ में आया। इन कूलम्ब्स अट्रैक्शन ऑफ टू बॉडीज आर अपोजिटली चार्ज, अगर दो अपोजिटली चार्ज हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ये तो आप जानते ही हैं, तो ये तो आपका करेक्ट है ही। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इंडक्शन या जो भी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो ये आपका
करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स विद विच टू चार्जेज अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। बिल्कुल सही, इसको हम लोग कहते हैं सुपर पोजिशन रूल, ठीक है। फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेज टेकन वन एट अ टाइम। बिल्कुल सही, ये भी सुपर पोजिशन रूल में ही कहता है, लेकिन जो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है वो तीसरे के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पहले को ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन नॉट डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ द डिस्क्रीट चार्जेस। जहाँ पर बिखरे हुए चार्जेस होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं पता कर पाते हैं, ठीक है ना, डिफाइन नहीं होता है। फॉर अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस। हाँ, डिसकंटिन्यूअस होती है, बिल्कुल सही बात है, डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो दिख रहे हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आपका ये भी होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा स्टेटमेंट दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज आर कम्पैक्टली रिजाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन इज वेरी वीक। हाँ, बहुत वीक रिपल्सिव फोर्स होता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है वहाँ पर। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो मूव अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, सही बात है। दिस इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज की वजह से ये होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है कि क्यों ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स लाइन्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव से स्टार्ट करती है और नेगेटिव पे मिलती है, स्टेटमेंट करेक्ट है। फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स एंड दे फॉर्म्स क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलरली शेप्ड कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म। इरेगुलरली शेप का जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। सरफेस डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया, ये भी सही बात है, ठीक है। ये दोनों करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द होल चार्ज ऑफ अ कंडक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर आइसोलेटेड कंडक्टर। पूरा चार्ज दूसरे को ऐसा नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। द टोटल ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर इज नॉट पॉसिबल, यह भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, किया जा सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो इफ़ नो चार्ज इज इनक्लोज बाय द सरफेस। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई चार्ज ही नहीं होगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज शेप और साइज इज, यह भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन, मतलब ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा करेक्टली, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये रहे आपके 15 असर्शन रीजन के क्वेश्चन। इस चैप्टर में आपके टोटल हो गए हैं 200+ क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं अगला चैप्टर लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।